नमस्कार, आप सभी का स्वागत आज के सत्र में। आज है दिनांक 17 जुलाई 2023 और हम उपस्थित हैं द हिंदू एनालिसिस के साथ। तो बिल्कुल हम कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं, कुछ संपादकीय के टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं जो होते हैं आपके लिए उपयोगी। तो बिल्कुल सत्र के लास्ट तक आप बने रहें, बहुत ही प्यारा सा इंटरेस्टिंग सा सेशन होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को, लेकिन आप लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, कमेंट कर लें। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और पुराने मेंबर हैं तो फिर कमेंट और शेयर ज़रूर करें। चलो स्टार्ट करते हैं समथिंग स्पेशल से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और फ्रांस के बीच जो संबंध बढ़ रहे हैं और उसके 25 साल हो गए हैं, भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी के 25 साल पूरे हो चुके हैं, उसको लेकर चर्चा किया गया है। देखो, आपको तो जानना ही चाहिए, अगर आप मान लो किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं या वैसे भी ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको भारत से संबंधित घटनाएं जो हैं, चाहे वैश्विक स्तर पर घटित हों या नेशनल स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, आपको तो अवगत होना ही चाहिए। तो फ्रांस के साथ देखो, इंडिया रिलेशनशिप विद फ्रांस इज यूनिक एंड मल्टी डायमेंशनल। भारत के जो संबंध है फ्रांस के साथ वो अनूठे हैं, यूनिक हैं और मल्टी डायमेंशनल हैं, मतलब बहुआयामी है ना, इसके कई सारे आयाम हैं। चलो पढ़ते हैं आगे। सेलिब्रेटिंग 25 years of India France strategic partnership was at the top of the agenda during PM Narendra Modi's visit to France and his meetings with French President Emmanuel Macron last week, which ended with a number of agreements and a slew of defense deals। देखो, बहुत सारी बातें कह दी है ना इस संपादकीय में, ये 3-4 लाइनें बहुत सारी बातें कह दी। क्या क्या बातें कह दी बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनना। 25 साल भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के पूर्ण हुए, ठीक है। उसको मनाते हुए जो एक मेन एजेंडा था, भारतीय प्रधानमंत्री जो वहाँ 2 दिवसीय यात्रा पर फ्रांस पहुँचे है ना लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, और उनकी मीटिंग हुई फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ। तो उसमें कई सारे समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए और कई सारे डिफेंस डील हुए, रक्षा डील हुए, जिसमें कि जेट इंजन को बनाने को लेकर हुआ समझौता भी शामिल है। तो काफ़ी बड़ी उपलब्धि भारत के लिए कही जा सकती है, हम आत्मनिर्भर बनने जा रहे हैं। मिस्टर मोदीज विजिट जस्ट months before, Mr. Macron is in Delhi for the G20 summit, which was a special one as he was invited to be the chief guest at the Bastille Day parade। अब देखो कि आप सभी को पता है ना कि G20 शिखर सम्मेलन होने वाला है। तो G20 शिखर सम्मेलन में मैक्रो को दिल्ली आना है, फ्रांस के राष्ट्रपति जो है उन्हें दिल्ली आना है। उसके ठीक कुछ पहले मतलब महीने पहले है ना, कुछ ही महीने बचे हुए हैं, वो आएंगे, भारत आएंगे। उसके ठीक कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा हुई फ्रांस की, और काफ़ी विशिष्ट यात्रा थी, क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री को एक तरह से जो वहाँ पे वेस्टिल डे परेड हुआ उसमें मुख्य अतिथि के तौर पे बुलाया गया था। इट्स ऑ इंडियन ट्राई सर्विस पार्टिसिपेशन। इसमें भारत के जो तीनों सेनाएं हैं है ना, सेना के तीनों अंग जो हैं उसकी भागीदारी देखी गई, ठीक है। और जब ये विशेषकर मैं आपको बता दूं एक स्पेशल चीज, एंड वॉज द सेकेंड टाइम दैट एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैज बीन एक्सटेंडेड द इन्विटेशन। मनमोहन सिंह वॉज द फर्स्ट इन 2009। और देखो, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वैसे दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री हैं जिन्हें इस प्रकार का निमंत्रण मिला। इससे पहले 2009 की बात है, जब इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उन्हें यह निमंत्रण मिला था। तो काफ़ी विशिष्ट महीने इसके हो जाते हैं। Chief among the agreements was a strategic roadmap for the next 25 years, Horizon 2047। देखो, 25 वर्ष का रोड मैप भी इसमें था, स्ट्रेटजिक रोड मैप जो है वो भी इसमें शामिल था, जिसका नाम है हॉरिजन 2047। तो 25 वर्ष का जो रणनीतिक खाका था, रोड मैप था, क्षितिज 2047, जिसमें कि रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और जो हरित बदलाव है, उसके बाद फिर दोनों देशों के बीच संबंध जो है, सहयोग जो है, ये सारे शामिल है। न्यूक्लियर एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, ग्रीन ट्रांजिशंस जानते हो ना क्या, हम हरित ऊर्जा की ओर प्रस्थान करें, है ना, जो जिससे कि जलवायु परिवर्तन में जो योगदान नहीं देता है, कोयला पर हम कब तक निर्भर रहेंगे, तो हरित ऊर्जा यानी कि सौर ऊर्जा, पनबिजली आदि के माध्यम से ऊर्जा। तो यही भारत फ्रांस के बीच जोर दिया गया कि हम सहयोग करेंगे डिफेंस के मामले में, रक्षा के मामले में, अंतरिक्ष के मामले में, जलवायु परिवर्तन, शिक्षा और लोग से लोग के बीच संबंध। अनदर रोड मैप वॉच, देखो दूसरा रोड मैप की हम बात कर रहे हैं, रिलीज्ड ऑन हाउ टू कोऑपरेट फर्दर इन द
इंडो पैसिफिक रीजन विच इंक्लूड्स मिलिट्री एंड नेवल एक्सचेंज एंड ट्राइलेटरल डेवलपमेंट फंड टू हेल्प कंट्रीज इन द रीजन। और देखो एक और बात यहाँ पर जो देखी गई है ना, चर्चा की गई और सहयोग की बात की गई विशेषकर, उसकी हम चर्चा यहाँ पे कर लेते हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र, इंडो पैसिफिक रीजन इसे बोलते हैं, इसमें सहयोग कैसे बढ़ाया जाए, ठीक है, इसके लिए खाका तैयार किया गया। और एक सहयोग बढ़ाए जाने के तहत जो मिलिट्री सहयोग है, नेवल एक्सचेंज है, यानी कि सैनिक हो गया मिलिट्री, सैनिक सहयोग है, नेवल है ना, नौसैनिक सहयोग, और ट्राइलेटरल डेवलपमेंट फंड, एक ट्राइलेटरल डेवलपमेंट फंड बनेगा जिससे कि इस क्षेत्र में देशों को मदद मिलेगी। देयर वॉज ऑल्सो द डिसीजंस, देखो एक कुछ निर्णय भी लिए गए कि इन प्रिंसिपल्स, जो कि सैद्धांतिक तौर पे बात करूं, 2/26 मोर राफेल फाइटर जेट्स। अब देखो 26 और फाइटर जेट की यहाँ पे बात की गई है कि 26 और, यानी कि नौसेना की बात यहाँ पे की जा रही है सैद्धांतिक रूप से भारतीय नौसेना के लिए, ऑफ द सेल्फ 26 और राफेल लड़ाकू जेट है ना। और 2008 की खरीद जो है, परचेजिंग है, उसको कंटिन्यू करते हुए 3 और स्कॉर्पियन पनडुब्बी खरीदने एवं हेलीकॉप्टर इंजन के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL और सफरन के बीच एक एग्रीमेंट को लेकर भी एक तरह से फैसले लिए गए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एग्रीमेंट बिटवीन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड सैफरन फॉर हेलीकॉप्टर इंजन्स। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और सैफरन के बीच हेलीकॉप्टर इंजन को लेकर भी समझौते देखे गए। तो काफ़ी अच्छी पहले रक्षा के क्षेत्र में काफ़ी तेज़ी से आगे हम बढ़ रहे हैं। इन द ब्रॉडर पिक्चर, अगर बड़े पैमाने पर देखें, अगर आप देखना चाहो इसे, तो द फ्रांस इंडिया स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, जो फ्रांस और भारत के जो रणनीतिक संबंध हैं, इज बिल्ड ऑन अ रिस्पेक्ट फॉर इच अदर्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। अब देखो व्यापक तौर पे अगर आप देखना चाहते हो तो फ्रांस भारत की रणनीतिक साझेदारी जो है, संबंध जो है, ये बने हैं एक दूसरे की रणनीतिक स्वायत्तता के प्रति सम्मान के आधार पर, यानी दोनों एक दूसरे पर कुछ थोपते नहीं है, दोनों को स्वायत्तता प्राप्त है, ठीक है। आप अपने निर्णय लीजिए लेकिन सहयोग से लीजिए। फ्रांस हैज रिमेन्ड स्टीड फास्ट इन इट्स रिफ्यूजल टू कमेंट ऑन इंडिया इंटरनल अफेयर्स और इट्स फॉरेन पॉलिसी चॉइसेज। अब विशेषकर बात यहाँ पे करूँ, सबसे बड़ी बात जो है कि फ्रांस जो है भारत के आंतरिक मामलों या इसके विदेश नीति से जुड़े विकल्पों पर, मामलों पर टिप्पणी न करता है, अपनी नीति पर अड़ग है, उसकी जो नीति है ना, उसको अस्वीकार करता है वो कि भाई भारत के मामले पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे, अपनी नीति को वो मानता है, अडिग नीति है उसकी कि हम अपने मित्र के निजी मामलों में दखल नहीं देंगे, ठीक है। तो फ्रांस की ये नीति है। हालांकि अमेरिका कुछ वक्त कभी कभी बोल भी देता है, कुछ जर्मनी बोल देता है, और भी कंट्री यूके, ब्रिटेन से कुछ सांसद बोल देते हैं, भारत के अंदरूनी मामलों में टिप्पणी कर देते हैं, ठीक है, लेकिन फ्रांस इससे बचता रहा है हमेशा। While France has taken a leading role in the Western pushback to Russian's war in Ukraine। अब देखो फ्रांस ने एक काम किया है कि जो रूस की जो लड़ाई हो रही है यूक्रेन में, और उसे जो पश्चिमी देशों का साथ मिल रहा है यूक्रेन को, उसमें फ्रांस भी आगे है, तो फ्रांस उसमें आगे है। हालांकि इट हैज नॉट जॉइंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज इन पब्लिकली एग्जॉर्टिंग इंडिया टू चेंज इट्स स्टैंड। हालांकि जो फ्रांस है वो भारत पर दबाव बनाने के मामले में सामने नहीं आया है, जैसा कि पश्चिम के कई देश जो हैं वो भारत पर पब्लिकली दबाव बना रहे हैं कि आप ना कि अपनी भारत को कह रहे हैं पश्चिमी देश कि आप अपने रुख को बदलो। भारत का रुख तो साफ है, भारत कहता है कि शांति जो है बातचीत के माध्यम से संभव है। रूस और यूक्रेन के बीच जो लड़ाई हो रही है उसमें किसी पक्ष को बढ़ावा देने से सॉल्यूशन तो नहीं आएगा, सॉल्यूशन बस आएगा कि मामले को शांत करा जाए, ठीक है। चलो, और उसके बाद वही है कि कुछ जो पश्चिमी देश हैं भारत पर दबाव बना रहे हैं कि आप ना रूस की आलोचना करो, हालांकि फ्रांस ऐसा नहीं कर रहा। इन 1974 की बात है और 1998 की, फ्रांस डिड नॉट जॉइन द वेस्टर्न पुश टू सैंक्शन इंडिया फॉर इट्स न्यूक्लियर टेस्ट, ईदर इट इवन स्टेप्ड इन विद यूरेनियम सप्लाई टू पावर द तारापुर रिएक्टर्स। और देखो सबसे बड़ी बात जो भारत फ्रांस के संबंध में देखने को मिलती है 1974-78 की बात है, जब जो फ्रांस है ना, वो पश्चिमी देशों के गुट में शामिल नहीं हुआ था। पश्चिमी देशों ने उस समय क्या किया था, भारत पर प्रतिबंध लगाया था। भारत ने जो न्यूक्लियर टेस्ट किया था ना, उसको लेकर क्या किया था, भारत पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन फ्रांस उसमें शामिल नहीं हुआ। पश्चिमी देशों का फ्रांस ने साथ नहीं दिया, ठीक है। यहाँ तक कि फ्रांस ने जो है यूरेनियम भारत को सप्लाई किया था तारापुर रिएक्टर के लिए।
Mr. Modi's visit was also at around the same time that the European Parliament decided to adopt a resolution criticizing his government for the violence in Manipur and alleged violations of human rights and freedom of religious issues। अब देखो यही मैं चर्चा करने वाला था। देखो भारतीय प्रधानमंत्री की जो यात्रा हुई है ना फ्रांस की, वो ऐसे समय में हुई है जब यूरोपियन जो वहाँ पे पार्लियामेंट है, यूरोपीय संसद जो है, उसने एक प्रस्ताव पारित किया। उसने कहा जो मणिपुर में हिंसा हुई है ना, ये धर्म आधारित हिंसा है, जो कि बिल्कुल गलत है। मणिपुर की हिंसा धर्म आधारित हिंसा नहीं है। वो हिंसा जो हुई थी आपस में जो जनजातीय समुदायों के बीच अविश्वास की भावना से हुई थी, जो खासकर एक सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी से भी उपजी थी वो मामला, ठीक है। तो इसमें कोई धार्मिक एंगल नहीं था, लेकिन जो यूरोपीय पार्लियामेंट है उसने इसे धार्मिक एंगल के तौर पे देखा और उसके बाद फिर उसने ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की भी बात की है ना उस पार्लियामेंट ने, यूरोपीय पार्लियामेंट में, और जो धार्मिक मुद्दों की स्वतंत्रता है उसकी ही बात की। हालांकि भारत ने इसे आंतरिक मामला बताते हुए खारिज कर दिया कि हम किसी भी देश को भारत के आंतरिक मामलों में टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है और हम एक संप्रभु लोकतंत्र हैं, हम सभी का सम्मान करते हैं, हमारे यहाँ लोकतंत्र फलता फूलता है। तो खासकर भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा इसी समय में फ्रांस में हुई है। Yet none of these issues was discussed or brought up. India too made no mention of the violence in France after the killing of a teenager belonging to the Algerian immigrant community। अब देखो हालांकि इस पर बिल्कुल ऐसे मुद्दों पर कोई भी चर्चा नहीं देखने को मिली है ना भारत फ्रांस में, है ना। जो यूरोपीय संसद ने जो प्रस्ताव पारित किया जो भी है, इस पर कोई चर्चा जिक्र नहीं हुआ भारतीय प्रधानमंत्री और मैक्रो के बीच में। और दूसरी बात कि भारत ने भी जो अल्जीरियाई जो अप्रवासी समुदाय के एक किशोर की हत्या हुई थी फ्रांस में, उसके बाद हुई हिंसा हुई थी, है ना। पहले हत्या हुई उस अल्जीरियाई किशोर की, फिर वहाँ पे हिंसा देखने को मिली, तो भारत ने इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं किया। इसके अलावा बात करूँ आपके सामने, है ना, अगर जानना चाहते हो आप तो, जैसे कि यहाँ पे देखो कि further neither country has any desire to pull the other into a coalition grouping or alliance the other is a part of, and both seem content with the success in foreign relationship bilaterally। अब देखो दोनों देश जो है ना संबंध को, द्विपक्षीय संबंध को काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ाना चाहते हैं और सही दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि दोनों देश जो है ना, कोई भी दोनों में से कोई भी किसी एक को किसी गठबंधन में, किसी समूह में या संधि में शामिल करने को लेकर कोई जिज्ञासा नहीं रखता है। भारत नहीं चाहता कि फ्रांस उसके वाले कोई ग्रुप में आ जाए, या फ्रांस नहीं चाहता कि भारत उसके वाले कोई ग्रुप में आ जाए, कोई संधि में आ जाए। तो बिल्कुल सही निर्णय है, ठीक है। और दोनों ही जो है अपने संबंध से बिल्कुल संतुष्ट हैं, भारत और फ्रांस जो हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या नेक्स्ट। इन दिस एंड मैनी अदर वेज, इस रास्ते देखो या फिर और दूसरे माध्यम से आप देखो, देयर relationship has proven itself to be different from the other major partnerships that India has built across the world। देखो दोनों के संबंध जो है ना बिल्कुल कुछ अलग दिखते हैं। भारत ने जो अन्य देशों के साथ अपने रिश्ते बनाए हैं, अपने संबंध विकसित किए हैं, उससे बिल्कुल अलग दिखते हैं, बिल्कुल विशिष्ट दिखते हैं। भारत और फ्रांस के संबंध बिल्कुल अद्भुत हैं, अनूठे हैं। एक्सप्लेनिंग बोथ द सिम्बोलिज्म एंड द सब्सटेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स विजिट। और जो कि आप देखो कि जो यही बात जो है प्रधानमंत्री की इस यात्रा में झलकता है। भारतीय प्रधानमंत्री की जो यात्रा देखने को मिली है फ्रांस, जिस प्रकार से डील हुए हैं, जो समझौते हुए हैं, उस समय बिल्कुल झलकता है कि भारत और फ्रांस जो है काफ़ी क्लोज, काफ़ी नज़दीकी सहयोगी हैं और एक दूसरे का सहयोग करने के प्रति प्रतिबद्ध हैं। तो आज हमने चर्चा की भारत और फ्रांस के बीच पहले टॉपिक के अंतर्गत में। एक और टॉपिक देख लें जो खासकर विशेषकर दिल्ली में लोग रहते हैं, बाढ़ से किस प्रकार परेशान हुए हैं, बाढ़ की विभीषिका क्यों आती है, आखिर यमुना ने अपना रौद्र रूप क्यों दिखाया, कहीं हम तो इसके जिम्मेदार नहीं। चलो हम देखते हैं इसको आखिर क्या बातें हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, फ्लड फेउड। अब देखो मतलब इसको लेकर, फ्लड को लेकर के ना जो ये जो है हरियाणा और दिल्ली आमने सामने एक तरह से, जिस प्रकार से अब देखो हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा गया। देखो बैराज और बांध में कुछ अंतर होते हैं। बैराज ना बहुत छोटा बांध होता है, उसमें ज़्यादा पानी स्टोर नहीं किया जा सकता। और देखो पानी अगर ज़्यादा होता है तो डेफिनेटली बैराज से पानी छोड़ना ही पड़ेगा, कितना बैराज कंट्रोल कर पाएगा। और उसके लिए अगर मान लो दिल्ली की सरकार हरियाणा सरकार को दोष दे रही है कि उसी की
वजह से यहाँ बाढ़ आई, तो बिल्कुल गलत है। क्या आपको पता है ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो आती है कहाँ से? वो आती है चीन से। तो अगर मान लो ब्रह्मपुत्र से असम में बाढ़ आती है तो क्या हम उसके लिए चीन को दोष देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा में किसी को दोष नहीं दिया सकता। हाँ, आपस में पहल की जा सकती है। आप दोषारोपण के जरिए जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। हाँ, दिल्ली सरकार की भी फॉल्ट है, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर उस प्रकार से डेवलप नहीं किए, आपने आधारभूत ढांचे उस प्रकार से बनाए नहीं। हाँ, यमुना में गाद की भी समस्या है, और यमुना का गाद मान लो वहाँ पे रहेगा तो पानी कहाँ से वो एडजस्ट करेगा? नदी है ना, कर ही नहीं पाएगी वो एडजस्ट। अब विशेषकर निचले क्षेत्रों में जहाँ पे घर नहीं बनने चाहिए तो वहाँ घर बन गए, तो पानी तो अपना जगह भाई ले ही लेगी। पानी एक्स्ट्रा हो, जल अगर एक्स्ट्रा होगा नदी में तो जगह तो अपना बना ही लेगा वो। तो विशेषकर मनुष्य की भी गलती है, वो देखता नहीं, कहीं भी अपना एक तरह से आवास बना लेता है, ज़मीन का अतिक्रमण हो रहा है। जो निचले क्षेत्र हैं, जो जल वाले क्षेत्र हैं, वहाँ भी घर बनाए जा रहे हैं, वो भी धड़ल्ले से बनाए जा रहे हैं। तो काफ़ी सारी गलतियाँ हैं, है ना। और तो वही देखने वाली बात है कि स्टेट मस्ट कोऑर्डिनेट, राज्यों को आपस में कोऑर्डिनेट करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए कि वो कॉम्बैट फ्लड्स, कि फ्लड्स से लड़ने के लिए, उसको रोकने के लिए रणनीति बनाने में जो है आपस में एक दूसरे का सहयोग करें। द डिवेस्टेटिंग फ्लड अक्रॉस नॉर्थ इंडिया, देखो उत्तरी भारत में जो एक तरह से काफ़ी बड़ा एकदम जो प्रलयंकारी जो बाढ़ की घटना देखी गई, उसने बिल्कुल ध्यान खींचा कि जलवायु परिवर्तन पर। जिस प्रकार से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ उत्तरी राज्यों में, और जिस प्रकार से वहाँ पर देखो बारिश इतनी ज़्यादा हुई और परिणामस्वरूप बाढ़ आई। इंफ्रास्ट्रक्चर जो लैकुना है, जो बुनियादी ढांचा संबंधित कमी है, ठीक है, क्या क्या समस्या है। भारत में भी मानसून, बिल्कुल भारत मानसून के बीच में भी है, ठीक है, तो बारिश कभी भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, कहीं ज़्यादा हो सकती है तो कहीं कम हो सकती है। तो आवश्यकता है दोषारोपण नहीं करने की, अपितु एक समुचित योजना बनाने की, ताकि इससे सही तरीके से निपटा जा सके, ठीक है। अगर बात करूं तो भारत के मौसम विभाग ने जो कहा 3 से 10 जुलाई तक 8 में से 5 दिन, है ना, दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई। 9 जुलाई को तो यहाँ एक तरह से 221.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो कि पूरे जुलाई महीने की औसत बारिश जो है 209.7 उस मिमी से ज़्यादा है। तो बाढ़ आने में इसकी भूमिका रही। अगर बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो फिर क्या होगा, ठीक है। फिर हरियाणा में बारिश हुई, ठीक है ना। तो कई सारी बातें हैं, उस सब पर सभी राज्य सरकारों को साथ में बैठ के एक प्रॉपर प्लानिंग के जरिए निदान करना होगा। तो आज हमने चर्चा की 2 टॉपिक्स की, आशा है कि आपको समझ में आया। दूसरे टॉपिक को मैंने ब्रीफ कर दिया थोड़ा, पहले टॉपिक को तो वर्ड बाय वर्ड विश्लेषण किया है। तो फिर कल मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।